तू रूठ जइबू त हम जियब कैसे, फाटल करेजवा के सियब कैसे। तू ही त हऊ हमर सोना के सुराही, तू ही फूट जइबू त पनिया पियब कैसे। तो चलिए हम अपनी आज की महफिल को सजाने चलते हैं। आज की हमारी इस महफिल का प्रोग्राम है दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास में एक शक्तिशाली राजवंश जिसे कांची के पल्लव राजवंश से जाना जाता है। तो ये जो कांची का पल्लव राजवंश है, इसकी शुरुआत, इस राजवंश की स्थापना जो हुई 3री शताब्दी के आसपास हुई। तो ये जो कांची शब्द आया है, कांची पल्लव राजवंश का प्राचीन काल में यह राजधानी थी कांची। इस समय यह कांची कहाँ पर है? इस समय जो कांची है यह तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध मशहूर शहर है जिसका नाम कांचीपुरम या कांचीवरम है। वहीं पर यह कांची नामक स्थान है तमिलनाडु के कांचीपुरम या कांचीवरम को ही प्राचीन काल में कांची कहा जाता था, जो आजकल तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। तो जो कांची का पल्लव राजवंश है, हम इसके बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद इनके राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो कांची के पल्लव राजवंश हैं, इनके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि इनकी स्थापना कौन किया था, संस्थापक कौन था, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये लोग जन्म लिए, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले जो कांची के पल्लव राजवंश है, इसकी स्थापना सिंह विष्णु नामक एक शासक ने किया था। स्थापना इसकी सिंह विष्णु नामक एक पल्लव शासक था जो 575 ईस्वी में इसकी कांची के पल्लव राजवंश की स्थापना किया था और वो लगभग 600 ईस्वी तक शासन किया था इस कांची के पल्लव राजवंश में। यह जो कांची का पल्लव राजवंश है, इसमें उत्तरार्ध में पहला यह संस्थापक था कांची के पल्लव वंश का। और फिर इसके बाद अंतिम आता है, अंतिम शासक पल्लव वंश का अंतिम शासक पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। यह लगभग 886 ईस्वी से 897 ईस्वी तक शासन किया। यानी लगभग कांची के पल्लव वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में शुरू होकर 9वीं शताब्दी तक इसका अंत हो गया उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में यह 3री शताब्दी में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। उस दक्षिण भारत में कौन इसकी स्थापना किया था? नरसिंह वर्मन तृतीय के नाम से एक व्यक्ति है, वह दक्षिण भारत में स्थापना किया था। यानी लगभग यह कुल मिला के भारत में लगभग 600 वर्षों तक यह अपनी स्थिति सुदृढ़ शक्तिशाली रूप से बनाए रहे। तो इसके बाद हम जानेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और इनके इतिहास के बारे में जानेंगे। इनकी स्रोत क्या क्या है, इनके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी राजवंश हो, उनके बारे में जानने के लिए हम साहित्य, विदेशी विवरण और पुरातत्व से ही
सामग्रियां हासिल करते हैं और उनसे ही इनके बारे में, इतिहास के बारे में जानते हैं। तो पल्लव राजवंश है, कांची के पल्लव राजवंश को जानने के लिए कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसको साक्ष्य मतलब प्रमाण, गवाह क्या क्या है, जिसके जो हमें कांची के पल्लव राजवंश के बारे में बताते हैं कि कब इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ। तो साक्ष्य है, साक्ष्य को 3 भागों में बांट दिए गए हैं, वही जो बताए अभी को। पहला है साहित्य, दूसरा है विदेशी विवरण, तीसरा है पुरातत्व। तो ये जो पुरातत्व है, इसमें पूरे अभिलेख आते हैं। विदेशी विवरण में विदेशी यात्री जो घूमने आए थे वह इनके वंश के बारे में लिखे, उनके बारे में इसमें आता है। और साहित्य में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या लिखते हैं, पल्लव वंश के बारे में वो आता है। तो जो साहित्य है, कांची के पल्लव वंश में 2 भाषा प्रचलित, मुख्य रूप से प्रचलित थी। पहला था संस्कृत और दूसरा था तमिल भाषा। इन्हीं दोनों भाषाओं में पल्लव राजवंश के इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो जो साहित्य है, इसमें संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अवंती सुंदरी कथा, प्रसिद्ध ग्रंथ अवंती सुंदरी कथा, जिसके लेखक गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान सोडल है। कौन है? अवंती सुंदरी कथा किसके द्वारा लिखी गई है? सोडल के द्वारा। तो ये जो सोडल है, यह सिंह विष्णु, पल्लव वंश का शासक सिंह विष्णु तथा उसकी राजनीतिक इतिहास एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। यह अवंती सुंदरी कथा जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक और इसका ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वह है मतविलास प्रहसन। ये जो मतविलास प्रहसन है, यह महेंद्र वर्मा प्रथम द्वारा कृत है, जो सिंह विष्णु का पुत्र है। उसके द्वारा यह पल्लव वंश का यह शासक है, एक महेंद्र वर्मा प्रथम। कौन है मतविलास प्रहसन का लेखक? कौन है? महेंद्र वर्मा प्रथम। तो ये जो मतविलास प्रहसन है, यह कांची के पल्लव वंश के पुलिस विभाग और न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचारों के बारे में हमें बखूबी जानकारी देता है। इसके बाद आता है तमिल ग्रंथ, एक तमिल में भी लिखा गया है, तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जो है नंदी कलम्बकम जो है, यह नंदी वर्मा जो यह कांची के पल्लव वंश का यह भी एक शासक राजा है। इसके नंदी कलम्बकम के द्वारा भी हम पल्लव वंश के इतिहास के प्रारंभिक इतिहास को जान सकते हैं। तब इसके बाद इसमें आता है कि पल्लव राजवंश के इतिहास के प्रारंभिक इतिहास को जानने के लिए जैन ग्रंथ, लोक विभाग और बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी इनके इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। विदेशी विवरण में आता है चीनी यात्री वेनसांग, जो 640 ईस्वी में कांची के पल्लव राजवंश में आया था। उस समय नरसिंह वर्मा प्रथम शासन कर रहा था कांची के पल्लव वंश पर। जब यह वेनसांग भारत आया, यानी कांची के पल्लव राजवंश में जब आया, उस समय तब यह पल्लव राजवंश के बारे में अपनी किताब में लिखा हुआ है
उसके द्वारा हम पल्लव राजवंश के बारे में जान सकते हैं। पुरातत्व जो है अभिलेख इसके अंतर्गत आते हैं, स्तंभ लेख आते हैं। तो पुरातत्व से हीर हटगल्ली अभिलेख जो है, हीर हटगल्ली अभिलेख हमें पल्लव राजवंश के बारे में जानकारी देता है। तब इसके बाद आता है कि उत्पत्ति अब इसकी कैसी हुई। जैसे जिस प्रकार से अधिकांश, यानी कह सकते हैं कि लगभग सभी राजवंशों की उत्पत्ति यानी जन्म उसका किस तरह से, वो कहाँ से ये लोग पैदा हुए, किस तरह से इनका राजवंश की स्थापना हुआ, जिस प्रकार से सभी राजवंशों में मतभेद है, यानी अलग अलग विद्वानों का अपना अपना मत है कि यह कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे क्या हुआ, उसी प्रकार से पल्लव राजवंश के इतिहास में भी मतभेद है, यानी विद्वान अपना अलग अलग मत देती हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं सिद्ध हो पाया है कि यह कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कैसे क्या हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पल्लव राजवंश की उत्पत्ति में मतभेद, हेडिंग देंगे मतभेद। इसमें दो प्रकार के मतभेद आते हैं। एक होता है विदेशी मतभेद, यानी विदेशी उत्पत्ति, और स्वदेशी उत्पत्ति में मतभेद। तो यहाँ पर दो मतभेद हैं। विदेशी, कौन सी? विदेशी, और दूसरा अपन वाला स्वदेशी। बुझ में आ रहा है बाबू? हाँ यार, देखा नजर दूसरे और नहीं घूमना। तो इसको दो भागों में बांट देंगे, एक विदेशी उत्पत्ति और दूसरा बोलो, दूसरा स्वदेशी उत्पत्ति। दूसरा कौन सा? स्वदेशी। हाँ, स्वदेशी उत्पत्ति, स्वदेशी उत्पत्ति। इधर विदेशी उत्पत्ति, विदेशी उत्पत्ति। तो यह जो स्वदेशी और विदेशी उत्पत्ति है, सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा प्रारूप, सारांश इसको कहते हैं, प्रस्तावना रूपरेखा, पहले छोटा सा इसका लिखेंगे, फिर उसका हम सविस्तार वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? सविस्तार इसके बारे में बताएंगे कैसी इसमें मतभेद है पल्लव राजवंश की उत्पत्ति में। तो यहाँ पर पहला जो मतभेद आता है विदेशी उत्पत्ति के अंतर्गत, वह है वी.एल. राइस तथा वी. वेंकैया पार्थियन, पहला पार्थियन। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अभी सब इसको बताएंगे। दूसरा है, पहले इसका सारांश लिख लेंगे, फिर इसका विस्तार करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब सारांश लिख लेते हैं तो जब परीक्षा नजदीक आती है तो हमको याद करने में इससे बहुत आसानी मिल जाती है, बहुत इसको लाभप्रद होता है। इस तरह सारांश लिखने में जल्दी याद हो जाता है। तो इसलिए हम पहले इसका सारांश बनेंगे, फिर इसका विस्तार करेंगे। दूसरा जो आता है गोंडोफनरीजी, अभी सब बताएंगे गोंडोफनरीजी क्या है, कैसे इसका क्या हुआ है। गोंडोफनरीजी मुद्राएं तथा अभिलेख। गोंडोफनरीजी मुद्राएं तथा अभिलेख क्या बताती हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे। या सिंधु घाटी तथा पश्चिमी भारत, 7 वाहनों के पतन के नजदीक या आसपास के दिनों में क्या कहना था, मध्य प्रदेश में घुस आए। मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, वही ना दक्षिण भारत में आता है आंध्र प्रदेश। और तोंड मंडलम पर
अभी सब बताएंगे टोंड मंडलम क्या है। टोंड मंडला नहीं, मंडलम, मंडलम। फिर इसके बाद थोड़ा सा स्वदेशी उत्पत्ति में लिखते हैं। तो स्वदेशी उत्पत्ति में 3 प्रकार के जनजातियों के बारे में बताया गया कि यह जो पल्लव वंश थे यह 3 प्रकार की जनजातियों से उत्पन्न हुए थे। अभी तक मतभेद इसमें भी है। तो पहला जो था वो ब्राह्मण था, दूसरा था पहला उत्पत्ति ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या आएगा, ए नंबर दे के लिखेंगे इसमें कि जो केपी जायसवाल जैसे विद्वान, केपी जायसवाल, कौन सवाल, कोई भी सवाल होगा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, एक भी अक्षर इसमें समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर खचाखच टिप के अपने मनोभाव को व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पे। तो केपी जायसवाल जैसे विद्वान क्या करते हैं, ये बताते हैं कि वाकाटकों कौन काटकों, वाकाटकों की शाखा के निवासी, कौन वासी, निवासी, वाकाटकों की शाखा के निवासी। दूसरा बी नंबर में क्या बताता है, ब्राह्मण में मूलतः उत्तर भारतीय, यह मूलतः उत्तर भारतीय थे जो द्रविड़ा से विवाह किए, जो द्रविड़ा नामक ब्राह्मण, द्रविड़ा ब्राह्मण नामक ब्राह्मण से विवाह। अभी सब बताएंगे इसके बारे में। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है क्षत्रिय उत्पत्ति। अब क्षत्रियों के बारे में इनका मत क्या है, तो क्षत्रिय उत्पत्ति इसमें यह आता है अभिलेखों में वर्णन नहीं, कौन, अभिलेखों में वर्णन नहीं। तो सबसे पहले इतना जान लेते हैं, फिर इसके बाद अगला लिखेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो है विदेशी मतलब BL राइस तथा भीमेंद्रिया, ये जो 2 विद्वान हैं, ये बताते हैं कि जो पल्लव वंश है यह पल्लव अर्थात पार्थियन से ही उत्पन्न हुए हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, पल्लव और पार्थियन जो यह शब्द आया है, पार्थियन उसको कहते हैं जो सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा करने वाले को हम पार्थियन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये जो पल्लव वंश है यह सूर्य की संतान है, सूर्य से उत्पन्न हुई है। ऐसा यह लोग BL राइस और B वेंकैया का विचार है। तो जो यह सूर्य इन पार्थियन लोग थे, यह गोंडोफर्निजी मुद्राएं तथा अभिलेख, गोंडोफर्निजी, इसके बारे में, इस संबंध में गोंडोफर्निजी मुद्राएं तथा अभिलेख यह बताता है कि अब यह गोंडोफर्निजी एक शब्द आया है, यह एक शासक था। कौन शासक था, यह जो गोंडोफर्निजी है यह काबुल तथा गांधार में शासन करने वाला हिंद पार्थियन राजा था। ये जो गोंडोफर्निजी है यह हिंद काबुल तथा गांधार में शासन करने वाला हिंद पहलव शासक था। तो ये जो वर्तमान में काबुल तथा गांधार कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में काबुल तथा गांधार जो है, काबुल अफगानिस्तान देश में और गांधार पाकिस्तान के देश में।
यहाँ पर जो आया है हिंद पहलव, हिंद पहलव से क्या तात्पर्य है? हिंद पहलव, हिंद पहलव, हिंद पहलव जो है इसको कहे कि भारतीय पार्थियन। हिंद मतलब भारतीय, पहलव मतलब पार्थियन। यहाँ पर जो बताया गया है बी वेंकैया और BL राइस के द्वारा, भारतीयन, भारतीय पार्थियन, यानी भारतीय सूर्य की जो पूजा करते थे उसका वंश का ये एक राजा था। तब इसके बाद गोंडोफर्नीजी मुद्राएं तथा अभिलेखों से पता चलता है कि जो यह पहलव पार्थियन थे यह सिंधु घाटी तथा पश्चिमी भारत, सिंधु घाटी तथा पश्चिमी भारत में लगभग 1 शताब्दी तक यानी 100 वर्षों तक शासन करने के बाद का कई नफा हो गया। सातवाहनों के पतन के आसपास के दिनों में करने के बाद सातवाहनों के आसपास के दिनों में किसड़ा, कावेरी, गोदावरी तथा बेसिन नदियों के बीच में बसे हुए एक प्रदेश जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उस प्रदेश में घुस आए और घुसने के बाद इन्होंने टोंड मंडलम जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है एक, उस पर अधिकार कर लिए। क्या कर लिए? अधिकार कर लिए, ये जो पार्थियन थे। तब इसके विपरीत ये जो स्वदेशी उत्पत्ति है, इसके मत में विद्वान लोग का क्या कथन है, कहना है, वहां देखेंगे, बहना है नहीं। देखिए तो जो ब्राह्मण उत्पत्ति बताता है KP जायसवाल के अंतर्गत कि ये जो पल्लव वंश है यह वकाटकों की शाखा के ही एक निवासी थे। वकाटक कौन थे? यह एक ब्राह्मण थे, जिससे जब यह वकाटकों की यह पता चलता है इसका कारण, क्योंकि जब यह वकाटकों की शाखा के ही निवासी थे और यह वकाटक ब्राह्मण थे, तो इसमें यह मत आता है कि यह भी ब्राह्मण होंगे, क्योंकि वकाटक भी ब्राह्मण थे, तो इसमें एक मत आता है कि यह भी एक ब्राह्मण होंगे। लेकिन अभी यह जितने बताएंगे इसमें सभी अभी मतभेद है कि किस वंश से यह पैदा हुए हैं, किस वंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा मत आता है ब्राह्मण में इसका कि यह जो पल्लव वंश है यह मूलतः उत्तर भारतीय जो द्रविड़ा नामक ब्राह्मण से विवाह किए थे उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह भी मत अभी काल्पनिक है। प्लीट के अनुसार यह है मूलतः उत्तर भारतीय जो द्रविड़ा नामक ब्राह्मण से विवाह किए थे। यह प्लीट प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध इतिहासकार प्लीट के अनुसार। क्षत्रिय उत्पत्ति क्या बताता है? क्षत्रिय उत्पत्ति बताता है कि क्षत्रिय उत्पत्ति में पल्लव इतिहास, पल्लव राजवंश का अभिलेखों में वर्णन ही नहीं है। तो मान लीजिए कि पल्लव अभिलेखों पल्लव राजवंश का क्षत्रिय होने का अभिलेखों में कोई प्रमाण नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि ये क्षत्रिय से उत्पन्न हुए हैं? अतः यह कथन भी अभी यथार्थपूर्ण नहीं है। तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर विदेशी उत्पत्ति में 2 तक हो गया है। तीसरा जो आता है यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें रुद्रदामन प्रसिद्ध इतिहासकार जे डुब्रील के अनुसार रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और यह यहाँ पर सुविशाख नामक पल्लव, अभी इसका वर्णन करेंगे विस्तार। सुविशाख नामक नाम उसका है पल्लव। फिर इसके बाद आता है चौथा नंबर पर कांची का बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। कांची का कवन कुंठ? बैकुंठ पेरुमाल
मंदिर, सुप्रसिद्ध पेरुमाल मंदिर। अब इससे क्या पता चलता है इस मंदिर से? यह बताता है कुछ, अभी इसके बारे में देखिए। यहाँ पर नंदीवर्मा द्वितीय जो था, यह हिंद यवन शासक डेमेट्रियस के समान गजशीर्ष की आकृति का मुकुट, गजशीर्ष देखे होंगे कि कैसे उसका गजशीर्ष का मुंह होता है, उसी मुंह की आकार का एक मुकुट बनाया गया था जो अपने सिर पर धारण किया था। इससे भी पता चलता है लगभग कि यह पल्लव वंश का यानी पार्थियन के ही उनका था। गजशीर्ष के आकार का मुकुट। पांचवा आता है फादर हेरास के द्वारा। फादर हेरास ये बताते हैं कि जो सिक्कों के पृष्ठभाग पर का कहना सही कुल सूर्य और चंद्र की आकृति। फिर एक बाद ब्राह्मण होगा। अब क्षत्रिय उत्पत्ति में क्या लिखा है? क्षत्रिय उत्पत्ति 3 इसमें स्वदेशी उत्पत्ति में मिलते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा जो है क्षत्रिय उत्पत्ति, और तीसरा जो है तमिल उत्पत्ति। तीनों उत्पत्तियों के बारे में मिलता है इसमें, लेकिन तीनों में भी अभी मतभेद है। ए में आता है अभिलेख में वर्णन नहीं, और बी में आता है राज सिंह का विरुद्ध मतलब कहने का मतलब इसका उपाधि से है, उपाधि। और राज सिंह कहने का मतलब है कि क्षत्रिय सिंह, राज सिंह को क्षत्रिय सिंह भी कह सकते हैं। क्षत्रिय सिंह। सी नंबर में आता है जो सालगुंड अभिलेख। अभिलेख ये क्या बताता है कि यह क्षत्रिय गुर्जर थे। हाँ, फिर एक बाद तीसरे नंबर पर आता है तमिल उत्पत्ति। दिख रहा है ना सबको? कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी आंख में हुआ है कुछ। इसके बाद पहले इतना के बारे में जान लेते हैं। तो प्रसिद्ध इतिहासकार विदेशी उत्पत्ति में जे डुब्रिल प्रसिद्ध इतिहासकार जे डुब्रिल रुद्रदामन के जूनागढ़ हमारा ध्यान, प्रसिद्ध इतिहासकार जे डुब्रिल ने हमारा ध्यान जो है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित एक सुविशाख नामक पहलव की ओर आकर्षित किया है। जो सुविशाख नामक पहलव की ओर आकर्षित किया है, जो क्या है, जो रुद्रदामन के समय में ये जो रुद्रदामन यह शक महाक्षत्रप है, जो जूनागढ़ अभिलेख से ये डुब्रिल के अनुसार पता चलता है। तो ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जितने भी, तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि जितने भी अभिलेख, लेख, प्रशस्ति, अवस्तंभ लेख, ये सब जितने भी होते हैं समझ रहे हैं सब लोग? ये सब जितने भी लेख होते हैं किसी न किसी नाम तो यह है, किसी न किसी स्थान जगह के नाम पर ही रखे होते हैं। तो यह जो जूनागढ़ अभिलेख है, यह बता देते हैं कि यह जो है भारत के गुजरात राज्य का एक जिला है जूनागढ़।
उसी के नाम पर इसका अभिलेख रखा गया है। तो जेड्रुबिल के अनुसार पता चलता है कि यह पहला शासक सुविशाख नामक पहला शासक था जो सौराष्ट्र प्रदेश, यह सौराष्ट्र प्रदेश कहाँ है? सौराष्ट्र प्रदेश, जिसे सौराष्ट्र भी कहते हैं, यह भी एक जिला है। यह भी एक जिला है जो गुजरात के ही आसपास, गुजरात के जिलों में से आता है। तो जो सुविशाख नामक पल्लव है, यही बाद में चलकर पल्लव राजवंश की स्थापना की, ऐसा जेड्रुबिल का कथन है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। इसके बाद आता है कांची का बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। कांची मतलब वही जो कांचीवरम में, कांची तमिलनाडु का कांचीवरम स्थान है, वही कांचीवरम में ही बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है। इससे यह पता चलता है कांची के बैकुंठ पेरुमाल मंदिर में एक दीवार पर खुदी हुई एक मूर्ति में नंदीवर्मा द्वितीय की मूर्ति, एक मूर्ति पर नंदीवर्मा द्वितीय की खुदी हुई है, जो हिंद एवं शासक डेमेट्रियस के समान ही गजशीर्ष की आकृति का मुकुट धारण किया हुआ है। जो इससे यह पता चलता है कि यह पल्लव राजवंश के ही रहे होंगे, लेकिन यह सत्य से तभी नहीं कहा जा सकता है कि यह इसी वंश के थे, हिंद यमन। इसके बाद आता है फादर हेरास। फादर हेरास प्रसिद्ध लेखक जो हैं, यह बताते हैं कि पल्लव, कांची के पल्लव राजवंश अपनी मुद्राओं पर, सिक्कों के पृष्ठ भाग पर सूर्य तथा चंद्र की आकृतियों को उत्तीर्ण करवाए थे। अतः इस पता चलता है कि यह सूर्य तथा चंद्र के ही वंश के थे। इसके बाद आता है कि हीर हटगली अभिलेख जो है, यह कहाँ पर है? हटगली अभिलेख राजस्थान के जयपुर जिला में ही कहीं पर है। जो हीर हटगली अभिलेख यह बताता है कि यह जो पल्लव और पल्लव, क्या बताता है कि यह जो पल्लव और पल्लव ये जो दोनों शब्द हैं, दोनों वर्ड हैं, इसमें केवल ध्वनि वर्ण है, यानी कहने में केवल इनमें समानता है। पहलव और पल्लव का आकर देखिए, पल्लव, इनमें केवल ध्वनि की समानता है और इसमें कोई मतभेद और इसमें कोई भी समानता नहीं है। अतः इसलिए भी कहा जा सकता है कि पल्लव से ही पल्लव वंश बना है। फिर इसके बाद आते हैं स्वदेशी उत्पत्ति में अभिलेख है। क्षत्रिय उत्पत्ति ब्राह्मण अभिलेखों में वर्णन नहीं है, और क्षत्रिय उत्पत्ति में यह बताता है कि राज सिंह की उपाधि धारण करने की वजह से ही इनको क्षत्रिय क्षत्रिय वंश से उत्पन्न हुए होंगे, ऐसा लोगों का कहना है। राज सिंह मतलब क्षत्रिय सिंह से तात्पर्य है कि क्षत्रिय वंश के उत्पन्न वंश रहे होंगे, इसलिए इनको क्षत्रिय वंश का कहने से तात्पर्य है। फिर इसके बाद आता है कदम शांति वर्मा, जो कदम वंश का शासक था, उसके समय का सालगुंड अभिलेख जो इसमें राजस्थान के जयपुर जिला में कहीं पर है, यह बताता है कि यह जो पल्लव राजवंश थे, यह क्षत्रिय गुर्जर से संबंधित थे। अतः इसका एक संकेत यह भी मिलता है कि यह क्षत्रिय कुल से, पल्लव राजवंश जो है क्षत्रिय कुल से उत्पन्न हुए होंगे। तमिल उत्पत्ति यह बताता है कि तमिल उत्पत्ति जो है, यह तमिल प्राचीन समय में तमिल की उत्पत्ति हुई होगी, जिससे तमिल दक्षिणी श्रीलंका में निवास करते थे। अतः उससे यह पता चलता है कि यह तमिल से उत्पन्न हुए होंगे।
आज का कार्यक्रम यथोचित समय पर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अतः इनमें बहुत ही मतभेद थे इस वंश के इतिहास में।